नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो रीट के एग्जाम में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आपके आएंगे 30 क्वेश्चन परीक्षा में, उसमें जो आपकी अधिगम वाली यूनिट है, उसमें अधिगम वाली यूनिट के अंदर आपको जो भी टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक को जरूर देखें, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा नहीं हो कि वो आपसे मिस हो जाए और एग्जाम में उसमें क्वेश्चन पूछ ले। तो थोड़ा सा आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ ही जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी बाल विकास वाली, उस बाल विकास वाली यूनिट के बारे में भी आपको बहुत गहराई से मैंने बताया है, वीडियो बनाया है पहले। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और वो उनमें से कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं हो जाए। अब देखिए, जो आपकी अधिगम वाली यूनिट है, इस अधिगम वाली यूनिट के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो आपको अधिगम का अर्थ पता होना चाहिए कि अधिगम होता क्या है, लर्निंग। तो एक तो ये चीज के बारे में, ये तो बेसिक चीज है। इसके अलावा अधिगम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कोई डेफिनेशन है, कोई परिभाषा है, किसी ने कोई बताई है, जो भी मनोवैज्ञानिक है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने परिभाषाएं कईयों की आती है इसमें, वुडवर्थ हो गया, क्रो एंड क्रो है, गेट्स है, स्किनर है, कई और भी हैं, गिलफर्ड है, पील है, कईयों की पूछी जाती है। उसके बाद में आपको इसमें ध्यान में रखना है कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है, तो ये भी आप विशेष ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जब आप अधिगम पढ़ते हैं तो उसमें सीखने की विधियां, तो इसमें दो तीन प्रकार की विधियों के नाम तो आते हैं। एक जैसे मान लीजिए इसमें अविराम विधि तथा विराम विधि, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक इसमें आती है पूर्ण विधि और अंश विधि, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, छोटे छोटे टर्म ही हैं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपका उठ जाता है, और जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से पढ़ा नहीं होता या अच्छी बुक्स नहीं पढ़ी होती, तो फिर वो चीजें उनकी मिस हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में अधिगम के अंदर इसमें आता है सीखने के प्रकार। सीखने के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उसमें जैसे एक होता है अभिग्रहण द्वारा सीखना, एक होता है अन्वेक्षण द्वारा सीखना, एक होता है रटकर सीखना, एक होता है अर्थपूर्ण सीखना यानी मीनिंगफुल लर्निंग। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। औपचारिक अधिगम क्या होता है, और एक होता है अनौपचारिक अधिगम। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है वो है अधिगम जो है उसके सिद्धांत। सीखने के जो सिद्धांत हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से दो सिद्धांत पढ़ते हैं आप। एक तो होता है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी शास्त्रीय सिद्धांत, या इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर थ्योरी। और दूसरा जो मेनली इसमें होता है वो है संज्ञानात्मक वाला जो है, या जिसको आप उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हो, एस एस थ्योरी। तो इसमें व्यवहारवादियों के अंदर कौन कौन है, इधर वाले में कौन कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको इनका अर्थ पता हो कि जो ये इनका अर्थ क्या है। व्यवहारवादी शास्त्रीय सिद्धांत जो है इसका अर्थ क्या है, संज्ञानात्मक वाला है या उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत है उसका क्या अर्थ है। अब अगर इसमें कुछ सिद्धांतों की बात करें, तो जैसे एक तो आपको पावलाव का सिद्धांत ध्यान में रखना है। अब देखिए, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट में से मैं आपको बता रहा हूं, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है। पहला तो पावलाव के जो भी सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि इनके कम से कम सिद्धांतों के 7-8 तरह के नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन भी बोलते हैं, और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, और क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत ये भी बोलते हैं। तो वो सारी चीजों का आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि पावलाव की जो थ्योरीज हैं उनके नाम क्या क्या हैं। इसके बाद में प्रयोग किया किस पे किया था, तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, लार वाला जो प्रयोग था वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ ऐसी टर्म है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और विद्यार्थी उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। एक तो है यूसीएस, जैसे आप ये नाम वगैरह पूछते हैं कि यूसीएस क्या होता है, ये इनके हिंदी में नाम इसको क्या बोलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए।
फिर जैसे मान लीजिए इसमें यूसीआर हो गया, सीएस, सीआर, तो ये सब इनका अर्थ क्या है, किस रूप में इनका अर्थ लिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब इनका एक विशेष ध्यान से रखिएगा। विद्यार्थी जो है इनमें से क्वेश्चन अक्सर गलत कर देते हैं, वो थोड़ा सा आपसे मिक्स कर देते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन सब कंसेप्ट वाले हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका इनमें से कोई भी फैक्ट गलत नहीं होगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ टर्म और आती है पावलोव के सिद्धांत में। जैसे एक आता है कि सामान्यीकरण क्या होता है, विभेदीकरण ये क्या होता है, ये सब इसी में आती है पावलोव में। विलोपीकरण, अब जिन विद्यार्थियों ने साइकोलॉजी का कोर्स ले रखा था उनको सब ये चीजें अच्छे से टिप्स पे होगी, ये एक एक चीज मैंने समझाई है सारी उसमें। ये हो गया, तो ये इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप थोड़ा इनका ध्यान में रखिएगा। ये अक्सर आप जैसे आपने पूरा सिद्धांत पढ़ लिया पावलोव का, यूसीआर, यूसीएसआर, सीएसआर, सीआर, कुत्ते पर प्रयोग किया, लार छोड़ी, येर वोर फलानार, हर चीज पढ़ ली, लेकिन आपने ये पॉइंट छोड़ दिया कि सामान्यकरण का क्या मतलब है, यहाँ पे विभेदीकरण का क्या मतलब होता है, विलोपीकरण का क्या अर्थ होता है, और उसने सीधा विलोपीकरण आपसे पूछ लिया एग्जाम में, बताओ। तो ये चीजें भी आपको जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। तो ये तो हो गया पावलोव का सिद्धांत। अब एक इसमें और आता है महत्वपूर्ण, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो कहलाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए थॉर्नडाइक के बारे में। और भी इनके बारे में महत्वपूर्ण क्या है, ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहलाते हैं थॉर्नडाइक, फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान रखें। इनके सिद्धांतों के भी जो अलग अलग नाम हैं, जैसे एसआर थ्योरी के नाम से आप ज्यादा जानते हो इनको, बाकी जैसे कई सिद्धांत कई नाम हैं, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। प्रयोग किस पे किया था, तो मुख्य रूप से बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो वो चीज भी आपको ध्यान में हो। इनका एक शोध जो था वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, उस शोध के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाहर के जो एग्जाम है राजस्थान के, उसमें बाल विकास वाले पेपर में मुझे एक मिला था, उसमें शोध का पूछ रखा है उन्होंने वहां पे, एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये उनका शोध पत्र था, 1898 के आसपास का समय है। तो इसमें इन्होंने ये सारी चीजों के बारे में जानकारी दी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनिमल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है, ये इनका है थॉर्नडाइक का। तो ये पॉइंट भी आप इनका ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में आता है थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम है। तो नियम देखिएगा, आप नियमों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, एक तो है प्राथमिक नियम, जो मुख्य नियम कह सकते हो आप इनको, और दूसरा आता है सेकेंडरी या गौण नियम। प्राथमिक नियम जो है ये है 3, और जो गौण नियम है ये है 5। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 3 कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। अब चूंकि ये तो आपके ध्यान में ही होगा सारा, अभ्यास का हो गया, ये हो गया, और प्रभाव का नियम। गौण नियम 5 कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बहु अनुक्रिया का नियम, ये आंशिक अनुक्रिया का, आंशिक क्रिया का नियम हो गया, आत्म सातीकरण का नियम है, मनोवर्ती वाला है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण वाला है। तो ये कुछ इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उदाहरण देख के भी आप वो आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ये नियम है अभ्यास वाला, और इसका कोई उदाहरण दे दिया और कहेगा कि बताओ ये उदाहरण जो है ये इनके किस नियम से संबंधित है, तो वो चीज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके बाद में देखिएगा, स्किनर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बीएफ स्किनर। और स्किनर के सिद्धांत का क्या नाम है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा भी इनके सिद्धांत के कुछ नाम है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आरएस थ्योरी भी कह देते हैं, या इसको जो है ये नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कह देते हैं, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्किनर की कोई बुक वगैरह है वो भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। जैसे एक किताब है इनकी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो किताब इनकी स्किनर की बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा इन चीजों का भी आप ध्यान रखिए। प्रयोग किस पे किया था, ऊंदरों पे किया था। ऊंदरा किसको बोलते हैं, चूहे को। इसके अलावा जब आप स्किनर का सिद्धांत पढ़ते हैं तो इसमें एक टर्म आती है पुनर्बलन। तो स्किनर के अनुसार पुनर्बलन क्या है,
उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कई प्रकार से वर्गीकरण किया है, जैसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, प्राथमिक और द्वितीयक। ये बहुत देखिए पूछा जाए, एच टेट का एग्जाम हो, सी टेट हो, उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से और हमेशा आते हैं। तो प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक पुनर्बलन, जैसे क्या होता है, ये वाला जो फर्स्ट प्राथमिक है, प्राथमिक से मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी जैविक आवश्यकताएं हैं वो प्राथमिक है, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, ये वो आपकी जैविक आवश्यकताओं में है। और द्वितीयक जो सेकेंडरी है उसमें मान सम्मान, पैसा, इनाम, पुरस्कार, ये सब इस तरह की चीजें आती है। ये सब आपने पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। और भी जैसे अलग से भी प्रकार इन्होंने बताए हैं, धनात्मक पुनर्बलन, ये भी एक तरह से वर्गीकरण किया है। दूसरा वर्गीकरण ये भी है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। इसके बाद में पुनर्बलन की अनुसूचियां, इसी टॉपिक में शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आंशिक पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन, फिर उनके भी अलग अलग प्रकार हैं और फिर उनके भी अलग अलग प्रकार हैं, तो वो सब बहुत जरूरी है पढ़ना। तो पुनर्बलन की अनुसूचियां जो है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में देखिएगा, अगर हम बात करें तो फिर इसमें कई टर्म आते हैं। जैसे एक टर्म इसमें आती है शेपिंग, वेरी वेरी मोस्ट, सी टेट एस टेट में तो बहुत पूछता है ये शेपिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ तरह की चीजें हैं। एक आता है टोकन इकोनॉमी, ये भी जब आप ये सिद्धांत पढ़ते हैं स्किनर वाला, ये भी इसमें एक टर्म आता है। लास्ट ईयर तो शायद आया था, लास्ट ईयर की बात 2018 वाली वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन ये, तो ये भी इसी यही था, इसी टॉपिक में से था, स्किनर वाले में से। तो कितने छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आपको केवल यही नहीं पढ़ना है कि स्किनर ने जो है वो प्रयोग चूहे पे किया था, कैसे किया, क्या किया, क्या क्या नाम है, वो ही सफिशिएंट नहीं होता। वो तो पता होना ही चाहिए, वो तो बेसिक चीज है। ये आगे के जिस तरह के मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि इनमें से कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद में देखिए, अगर हम बात करें तो फिर एक थ्योरी आती है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, तो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आप इसको चाहिए इनसाइटफुल और इनसाइट थ्योरी भी कह सकते हो, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। अब गेस्टाल्ट का जो ये मतलब क्या होता है, किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। इसमें कौन कौन इससे जुड़े हुए थे, जैसे वर्तिमर हो गया, कोहलर है और कोफका है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस पर प्रयोग किया, तो ये हर चीज के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिएगा, जो इन्होंने प्रयोग किए थे, कौन था, चिंपेजी, सुल्तान चिंपेजी। तो उस पर जो पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग, वो सब प्रयोग आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अंतर्दृष्टि और सूझ को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वो पता होना चाहिए। और सूझ पर आधारित जो सिद्धांत हैं वो भी, उनके बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कई नियम है इसमें, समानता का नियम है, समीपता का नियम है, सममितता का नियम है, निरंतरता का नियम है, समागम का नियम है। ये चीजें भी आपको जानकारी इसमें होनी चाहिए। अब इसमें एक आते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं बांडुरा। बांडुरा से भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामाजिक अधिगम कह सकते हो आप इनके सिद्धांत को, सोशल लर्निंग। तो ये थोड़ा आप इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। और जब आप ये बांडुरा का सिद्धांत पढ़ते हो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो हालांकि इसमें एक चीज देखिएगा, जैसे पहले इनका सिद्धांत का नाम था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, उसी का इन्होंने नाम बदल के बाद में रख दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप बांडुरा पढ़ते हो तो यही एक टर्म आता है मॉडलिंग। अब कितना वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अब वो एग्जाम से आपसे पूछ लेगा मॉडलिंग है, तो आप मॉडलिंग वो समझते होंगे जैसे वो जो ये मूवी, ये जो आते हैं मूवीज में, टीवी में जो मॉडलिंग करते हैं, मॉडल होते हैं, वो मॉडल नहीं। क्या मॉडलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, किससे संबंधित है। जब बांडुरा पढ़ते हैं तब मॉडलिंग आएगा, तो मॉडलिंग क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और जब आप बांडुरा पढ़ेंगे तो बांडुरा के अंतर्गत ही आएगा अन्योन्य निर्धायता का सिद्धांत। अन्योन्य निर्धायता का सिद्धांत या संप्रत्य कह सकते हो आप, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें मैंने समझाई है, सारी डिटेल में सब बताया है कोर्स में।
तो ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये एक और आते हैं लेविन। तो लेविन का आपको क्या है, फील्ड थ्योरी। तो उनके ये फील्ड थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं से जुड़ी हुई कई टर्म आती है, जैसे जीवन स्थल, तो उसका यहाँ पे क्या अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में सिद्धांतों में एक नाम आता है टॉलमैन का सिद्धांत, जिसको साइन लर्निंग या अव्यक्त अधिगम सिद्धांत भी आप कहते हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे जो टोलमैन है, इन्होंने संज्ञानात्मक मानचित्र का एक प्रकार से संप्रत्यय या ये चीज प्रस्तुत की थी, संज्ञानात्मक मानचित्र, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद, ये सब इस टोलमैन से संबंधित है। और इनके बाद में जैसे आपको ये ध्यान में रखना है गुथरी, कितना प्यारा नाम है गुथरी। तो एडविन रे गुथरी जो थे, इनका सिद्धांत है, एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ सिंगल ट्रायल, या जिसको आप साम्यपता का सिद्धांत भी कहते हो, साम्यपता का सिद्धांत। तो ये गुथरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस पर प्रयोग किया, क्या इनका सिद्धांत है। और इसमें भी कई विधियों के नाम आते हैं, जैसे देहली विधि, ये तो खैर छोड़िए, नहीं है, इतना काम का नहीं है आपके। तो साम्यपता का जो सिद्धांत है वो आपको ये पता होना चाहिए, और इसके बारे में मैन में है ये देहली विधि। ये जो आगे है ये तो और ज्यादा काफी डीपली हो गया, उतना तो नहीं। देहली विधि छोड़िए आप, यहां तक जो गुथरी का सिद्धांत है, इनके सिद्धांत का नाम क्या है और किस पर इन्होंने प्रयोग किया, और क्या इनका जो मूल थीम क्या है, दो चार लाइनों में पूरी थीम आ जाती है कि गुथरी का क्या है, तो वो आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा हम बात करें, जैसे इसमें एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, यूएसए के थे, क्लार्क हल, और हल का जो सिद्धांत है उनका नाम है पुनर्बलन सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम ही है पुनर्बलन, या इनको चालक न्यूनता या आवश्यक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्लार्क हल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या है और किस प्रकार से जो ये है पूरा चक्र वो कार्य करता है। इसमें जैसे एक जो जैविक संतुलन की अवस्था है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ये एक जैविक संतुलन की अवस्था है, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। फिर ये जैविक आवश्यकताएं यानी संतुलन का बिगड़ना, जैविक आवश्यकताओं में भूख प्यास आता है। फिर चालक होगा, चालक को एक नाम और आता है प्रणोद, या इसको इंग्लिश में ड्राइव भी कहते हैं। फिर वो जो है प्राणी चालक को जो है संतुष्ट या जो कम करने के लिए अभिप्रेरित करेगा। फिर उद्देश्य निर्देशित व्यवहार है। फिर चालक कम हो जाता है, आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है और पुनः संतुलन हो जाता है, और वही जो संतुलन की अवस्था है वो कहलाती है होम्योस्टेसिस। तो ये टर्म भी आपसे पूछ सकता है, इनका हल का सिद्धांत भी पूछ सकता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा एक सिद्धांत आता है निर्मितवाद। तो निर्मितवाद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रूनर, मुख्य रूप से इनका नाम आता है ब्रूनर का। फिर संज्ञानात्मक निर्मितवाद है, सामाजिक निर्मितवाद है। तो ये क्या होता है निर्मितवाद, इनके बारे में आपको ध्यान आना चाहिए। अब जैसे ये हैं ब्रूनर, तो इनका एक मेन जो कंसेप्ट आता है डिस्कवरी लर्निंग, जिसको आप कह सकते हो खोज अधिगम, तो वो इनसे ब्रूनर से संबंधित है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इसी में एक आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी आता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जिसको आनुभाविक या अनुभवजन्य अधिगम भी आप कह सकते हो। तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्या ये सिद्धांत है, क्या है इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ें। आनुभाविक या अनुभवजन्य अधिगम, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इस आनुभाविक जन्य में किसका महत्वपूर्ण नाम आता है, कोल्ब का। तो जो इन्होंने समझाया है कोल्ब ने, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, डेविड कोल्ब। तो ये आप अवश्य पढ़ के जाएं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम आता है कार्ल रोजर्स, तो इनका भी पता होना चाहिए। डेविड कोल्ब का ज्यादा महत्वपूर्ण है,
और इससे तो है भी बड़ा। जो कोल्ड रोजर्स वाला है ये तो 2-4 लाइन का है मेन चीज। डेविड कोल्ब वाला थोड़ा बड़ा है, काफी उसमें चीजें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक को ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट गेने का आता है, तो इनका सोपान वाला है, सोपानिकी वाला, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 8 प्रकार का जो अधिगम इन्होंने बताया है, जैसे संकेत अधिगम होता है, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखलार, ये इस तरह से लास्ट में ऊपर आता है समस्या समाधान, इस प्रकार से ये जो है, तो ये इनको अच्छे से पता होना आपको चाहिए। इसके बाद में देखिएगा अधिगम का स्थानांतरण, तो ये क्या होता है ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। और इसके भी जैसे कई प्रकार हैं, धनात्मक स्थानांतरण होता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सब स्थानांतरण है। ये एक लंबात्मक स्थानांतरण होता है, क्षैतिज स्थानांतरण होता है। जो लंबात्मक वाला है उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल, और जो क्षैतिज वाला है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको पता होनी चाहिए ये सब चीजें। इसके अलावा अधिगम वक्र, तो अधिगम वक्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें पहला आता है सरल रेखीय वक्र वाला आता है, एक उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। तो अब ये क्या अर्थ है, इसमें विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये जबकि है कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है ये। तो इन चारों का आपको अर्थ पता होना चाहिए, कौन सा कैसा वक्र बनेगा, किस में क्या होता है, इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक होता है पठार, अधिगम का पठार क्या होता है, तो वो पता होना चाहिए। मोटिवेशन टॉपिक है आपके, अभिप्रेरणा, किस भाषा से उत्पत्ति हुई, क्या अर्थ है, कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं, वो पता होना चाहिए। अभिप्रेरणा के कौन से प्रकार होते हैं, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, सकारात्मक को आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, नकारात्मक को बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अभिप्रेरणा की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर अभिप्रेरणा चक्र, तो वो आपको पता होना चाहिए अभिप्रेरणा चक्र के बारे में। अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन से हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, किसका है, मैकडूगल का है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत हो गया, तो वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। फिर चिंतन है जैसे, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, चिंतन के साधन कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है। समस्या समाधान वाला टॉपिक है, वो आपके पता होना चाहिए। और एक दो छोटे छोटे कोई नए टॉपिक जड़े बहुत इजी है, जैसे कल्पना है, ये मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको, कल्पना तर्क है, एक एक पेज के टॉपिक हैं। तो ये चीजें जो है सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखिए, और जो टॉपिक के मैं आपको नाम बता रहा हूं, तो आप अच्छे से उनको ये देखिएगा क्या ये टॉपिक आपके कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब जैसे चिंतन वाला टॉपिक है, तो थिंकिंग वाले के अंदर क्या अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों द्वारा कोई भी परिभाषा दी गई हो, चिंतन के साधन कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए, चिंतन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वली चिंतन भी होता है, यथार्थवादी चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है, आलोचनात्मक चिंतन होता है। तो ये हर चीज का आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो इसमें जो जैसे सवली चिंतन है, दूसरा बताया था आपको यथार्थवादी चिंतन, उस यथार्थवादी के ही 3 भागों में बटा है, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपकी दूसरी यूनिट है जो अधिगम वाली है, और दूसरी नहीं हो, वो सिलेबस ऊपर नीचे हुआ था तो उसमें कोई आगे पीछे हो गया, ध्यान रखना। अधिगम वाली जो यूनिट है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये सब टॉपिक आपको कवर करने हैं, जो जो मैंने आपको इनमें चीजें बताई हैं। और ये जो लास्ट टाइम है वो ये है कि हाँ, जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं वो आपके अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आपकी इच्छा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।